गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वह भी संधि से संबंधित ही है। इस बार हमारे सामने एग्जाम्पल है। प्रश्न नंबर 5 देखो। अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा संदेह नाम अपि लिखत, यानी विच्छेद दे रखा है हमें और हमें इसकी संधि करनी है। पहला एग्जाम्पल है इसका बहि प्लस गच्छ। ठीक है, अब यहाँ देखो बहि प्लस गच्छ, विसर्ग से पहले अ साउंड होता है तो हम विसर्ग को ओ में कन्वर्ट करते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। इस बार क्या है, विसर्ग के पहले अ या आ से अलग कोई स्वर हो, यानी अ या आ नहीं हो। तो जब विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होगा तो विसर्ग को आप बदलोगे र में। विसर्ग को किस में बदलोगे? र में, और दूसरा वर्ड एज इट इज इसके पास आ जाएगा। कभी भी आधा र इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। इस आधे र को हमेशा ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है, ऊपर र, यानी इसको हम कहते हैं रेफ। क्या कहते हैं? रेफ। और ये वर्ड बनेगा बहिर्गच्छ। विसर्ग को मैंने किस में बदला? र में, इसलिए इस संधि का नाम हो जाएगा ऋत्व विसर्ग। विसर्ग को जब र में बदलते हैं तो उस संधि का नाम हो जाएगा ऋत्व विसर्ग। विसर्ग र कब बनेगा? जब विसर्ग से पहले अ या आ साउंड नहीं होगा, यानी कोई और साउंड है तो विसर्ग को र में बदलना है। तो वर्ड क्या बनेगा? ऋत्व विसर्ग, और ये र कहाँ जाएगा? अर्ध होने के कारण ऊपर रेफ बनेगा। क्या बनेगा? रेफ। रेफ का मतलब होता है लाइन के ऊपर वाले र को हम क्या कहते हैं? रेफ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अच प्लस अंतः। इधर देखो, अच प्लस अंतः। अच प्लस अंतः में आप देखिए कि यहाँ पर विसर्ग नहीं है, इसलिए ये विसर्ग का तो एग्जाम्पल है नहीं, और ना ही दोनों तरफ स्वर है तो स्वर का भी एग्जाम्पल नहीं है, तो बचा व्यंजन। तो अब देखो, जब पहले शब्द के अंत में कोई भी वर्ग, यानी क वाली लाइन का पहला अक्षर, च वाली लाइन का पहला अक्षर, ट वाली लाइन का पहला अक्षर, त वाली लाइन का पहला अक्षर या प वाली लाइन का पहला अक्षर यदि यहाँ हो और बाद में कोई व्यंजन या कोई स्वर हो तो पहले अक्षर को तीसरे अक्षर में बदल देते हैं उसी लाइन का। यानी च वाली लाइन का तीसरा अक्षर क्या हुआ? च छ ज। ठीक है, आगे वाले मैंने नहीं लिखे, च छ ज झ य। ठीक है, तो तीसरा अक्षर क्या हुआ? च वाली लाइन का ज, तो इसको हम ज में बदल देंगे। ये आधा है इसलिए इसको भी आधा। फिर ये स्वर है तो ये स्वर अलग से नहीं लिखा गया। यदि इससे पहले कोई व्यंजन आधा हुआ तो उसमें मात्रा बनेगा, तो अ इसमें मात्रा बनकर लग गया। पीछे क्या बचा? न और त। यानी प्रथम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में बदलेंगे। जब प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदलता है तो उस संधि का नाम होता है जशत्व। ठीक है, अब ये व्यंजन का एग्जाम्पल है। दो में से एक व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है, तो ये व्यंजन का एग्जाम्पल है, इसलिए इसके आगे हम क्या लिखेंगे? जसत्व व्यंजन संधि। ठीक है, जब प्रथम अक्षर उसके बाद में कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो तो प्रथम अक्षर को तृतीय अक्षर में बदलते हैं। उस संधि का नाम है जशत्व व्यंजन संधि। जशत्व संधि कब होगी? जब पहला वर्ण किस में कन्वर्ट होगा? तीसरे वर्ण में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास से संबंधित, साथ साथ रीड करें। अधोलिखित रेखांकित पदयोः समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा समासस्य नामपि लिखत। यानी आपको समास विग्रह करना रेखांकित वर्ड का और उस समास का नाम लिखना है।
भरत शत्रुघ्नौ भ्रातरौ आस्ताम। वर्ड क्या है? भरत शत्रुघ्नौ भ्रातरौ आस्ताम। अब यहाँ रेखांकित वर्ड है भरत शत्रुघ्न। इस लाइन की हिंदी देखो, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। कौन भाई थे? भरत और शत्रुघ्न। ठीक है, यानी ये इस वाक्य के कर्ता हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, जब हम इसको अलग करेंगे तो प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। भरत और शत्रुघ्न, यानी भरत को अलग किया मैंने और शत्रुघ्न को भी मैंने अलग किया। ठीक है, अलग होते ही ये एक वचन में आ गए। जैसे मैंने राम की लाइन लिखी, प्रथमा विभक्ति क्या है? रामः, रामौ, रामा। ठीक है, अब ये वाक्य के कर्ता हैं, इसलिए हम प्रथमा विभक्ति को यूज में लेंगे। ठीक है, प्रथमा विभक्ति से जैसे ही ये अलग होंगे तो एक वचन में हो जाएंगे। तो एक वचन में रामौ का होता है रामः, तो जैसे ही भरत शत्रुघ्नौ में से भरत अलग हुआ तो ये एक वचन हो गया और ये एक वचन हो गया। इसकी तरह प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेंगे। ठीक है, तो भरत शत्रुघ्न अलग हो गए और दोनों में च लगा दो, भरतः च शत्रुघ्नः च। ठीक है, फिर भ्रातारौ आस्ताम। बचा हुआ एज इट इज, बचे हुए में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, वो एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो भरत शत्रुघ्नौ भ्रातरौ आस्ताम, इसका समास विग्रह होगा भरतः च शत्रुघ्नः च। अब ये च वाला समास है, इसलिए इस समास का नाम क्या दोगे? द्वंद्व। क्या नाम दोगे? द्वंद्व। तो ये हमारा समास बन गया द्वंद्व समास। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है असौ महाराजः अस्ति। असौ महाराजः अस्ति। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। असौ, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? असौ महाराजः अस्ति। क्या एग्जाम्पल है? असौ महाराजः अस्ति। अंडरलाइन वर्ड क्या हो गया? महाराजः। राजा यानी राजा। राजा कैसा है? महान है। राजा कैसा है? महान है। यानी कैसा शब्द का उत्तर देने वाला वर्ड क्या बना? विशेषण। क्या बना? विशेषण। जहाँ पर दोनों शब्दों में से एक शब्द विशेषण होगा वहाँ होगा कर्मधारय। राजा की विशेषता बतला रहा है तो यानी इसमें समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। कौन सा समास है? कर्मधारय। क्यों है? क्योंकि राजा कैसा है? महान है। जहाँ कैसा, कैसे और कैसे शब्द का उत्तर आए वहाँ विशेषण होगा, और जहाँ एक शब्द विशेषण होगा तो दूसरा पद विशेष्य होगा। तो जहाँ विशेषण और विशेष्य होंगे उस समास का नाम होगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय में क्या होगा? दोनों को अलग अलग कर दो। ये प्रथमा एक वचन में है तो इसको भी ले जाओ। महान शब्द को प्रथमा एक वचन में, महा शब्द ऐसा होता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, और राजा शब्द एज इट इज, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। महाराजः, महान राजा। महाराजः यानी महान राजः, यानी इसको भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में ले जाएंगे। ठीक है, महान राजः, महाराजः यानी महान राजा। ठीक है, अब राजा कैसा है? महान है, इसलिए नाम हो गया समास का कर्मधारय। राजा शब्द मैंने एज इट इज लिख दिया था, दोनों को प्रथमा विभक्ति एक वचन में ले जाना है। राजा कैसा है? महान है। विशेषण विशेष्य भाव संबंध है यहाँ पर, इसलिए समास का नाम हो गया कर्मधारय, और समास विग्रह हो गया, दोनों को प्रथमा विभक्ति एक वचन में ले गए, महान राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ओके बेटा।